नमस्कार, मैं हूं एजे रॉक और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। जी हाँ, वाराणसी नगर निगम के क्षेत्र में हम आज पहुंच चुके हैं वार्ड संख्या 33 सारनाथ में, जो कि अब ये 33 से हटा करके शायद एरिया बढ़ाने के कारण 44 हो चुका है। जी हाँ, तो यहाँ के सभासद मीरा देवी के प्रतिनिधि सुरेंद्र राजभर जी से होने जा रही हमारी, तो जानेंगे हम यहाँ के विकास कार्य के बारे में और यहाँ अभी किन किन मुद्दों पे कार्य करना है उसके बारे में, अगले 5 साल बीते हुए वर्षों में क्या क्या कार्य हुआ उसके बारे में, आगे का क्या प्रावधान है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए मिलते हैं सुरेंद्र राजभर। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी ये देता चलूं कि ये सुरेंद्र राजभर जी जो है नियर अबाउट 25 सालों से 25 वर्ष जो है ईयर से जो है ये कार्यकाल के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में है। तो बहुत ही अच्छा फील्ड है इनका और बहुत ही अच्छा जो है ये राजनीति करते हैं और लोगों के दिलों में बसते हैं। तो आइए सुरेंद्र राजभर। नमस्कार सर। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, मैं आपको अपने D7 न्यूज़ चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि अगले बीते 5 सालों से जो है आपने सभासद का चुनाव जीत चुका है और आपने अच्छा काम किया होगा मेरे ख्याल से, और राजनीति के क्षेत्र में भी आप 25 वर्षों से कार्यरत हैं और लगातार 3 बार आपने चुनाव लड़ा, जिसमें कि 2 बार जो है हार हो गई आपकी और 1 बार जीत हासिल हुई, तीसरा शायद लड़ने जा रहे हैं आप। 2 बार लड़े आप, तीसरा लड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, तो 1 बार हार हो गई आपकी और दूसरी बार जीत हुई है। तो उसके उपलक्ष्य में मैं चाहूँगा कि आप अपने गांव की जनता, अपने एरिया की जनता को जो है, नगर निगम वासियों को जो है क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहने से पहले सबसे पहले मैं आपका आभार करता हूं कि आप कम से कम मेरे पास आए और इस क्षेत्र के जो है जनता के और हम जैसे जनप्रतिनिधियों से मिलने के लिए आपको पहले तो बधाई दे दूं कि कम से कम त्योहार पर आप जैसे संबंधित लोग, हमारे जो है चाहने वाले लोग आए कम से कम समस्याओं पर चर्चा करने के लिए। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, हम बधाई आपको बताना ही चाहूँगा। वैसा कि ये सारनाथ जो है, जो क्षेत्र थी, यहाँ पे लगभग सन 62 से नगर निगम ये पारित था पार्लियामेंट से, और काफ़ी ये क्षेत्र जो है दयनीय स्थिति थी, हर तरीके से पिछड़ा संबंधित क्षेत्र था। पर कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम, अगर मैं कहीं से, मुझे हो सकता है मेरे नसीब में था कि राजनीति के क्षेत्रफलों में झंडे की तरफ चलूं, और मैं एक कार्यकर्ता होकर मैं थोड़ा आगे गया और फिर उसके बाद राजनीति का मुझे एक लक्ष्य लग गया। इसी विषय में जानकारी करते करते फिर हम भी एक बार अपनी जो है चेहरा लोगों के बीच में आया कि हम भी एक बार चुनाव के संबंधित और राजनीति में आना चाहते हैं। तो क्षेत्र की जनता भी हमको हमारे साथ काफ़ी अच्छा से दिल मिलकर और जन सहयोग करके मुझे जो चुनाव भी लड़ाई और मुझसे हर तरीके से इस क्षेत्र की जो भी समस्याएं थी उस विषय पे हमको अवगत कराती रही, और उस विषय पे हम हमेशा अपने दिलों में विचार में लेते गए और हर चीज़ों में हम कार्य करते गए। कहीं ना कहीं हमको हमेशा बढ़ चढ़ के भाग मिलता है, इसलिए आज भी मेरा मनोबल करता है कि लोगों के बीच में अच्छे सुझावों पे कार्य करें और अच्छे तरीके से हम अपने संबंधों में हर लोगों से मिले और उनकी विकास हो। ये प्रश्न मेरी व्यक्तिगत सोच है। बाकी और आगे क्या करना चाहते हैं उस विषय में भी बता। आपने ये सोच लिया कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, मुझे चुनाव लड़नी है, मुझे जनता के बीच रहना है, मुझे अपने नगर वासियों का सेवा करना है, ये आपके मन में कैसे उत्पन्न हुआ? हमें अपने मन में उत्पन्न हुआ कि जैसे पहले आप देखेंगे तो गरीब तबके के परिवार के बीच में आप जाएंगे, कहीं न कहीं प्रशासनिक स्तर पे कहीं कहीं न जानकारी होने के कारण वर्ष लोगों का कार्य जो नहीं हो पाता था, ये इसी कारण तो हम लोग कहीं न कहीं टूरिस्ट स्थल प्लेस है सारनाथ, तो हम लोग बैठते बैठते कहीं न कहीं उस विषय पे हम लोग को चर्चा के आधार से जब हम लोग जागरूक हुए तो मेरे मन में उसी समय आ गया कि कहीं न कहीं हमें इस विषय पे राजनीति करने का मुझे वहीं से शौक हुआ। उसी के बीच में है, चलता आया है और चलते ही चला। और जब मैं पहला जो अपने मन में बनाया तो इस क्षेत्र में लगभग कई ऐसे जो है लोग थे इस विषय पे राजनीति भी करते थे, पर हम लोगों को कार्य नहीं हो पाता था, हमारे गरीब तबके के लोगों का कार्य नहीं हो पाता था। इससे उसके बाद मैं अपने मन में लाया कि अब मैं भी एक बार प्रयास करके मैं भी आता हूँ और देखते हैं कि मेरा कार्य कैसे नहीं होता और मेरे लोगों का कार्य नहीं कैसे हो सकता है, क्षेत्र का कार्य क्यों नहीं हो सकता है। तो मैं लगा, तो शायद मेरे जानकारी में यहाँ पे पूर्व में लोकसभा जो क्षेत्र था वाराणसी, तो सबसे पहले जो है मुरली मनोहर जोशी जो थे उनके ही द्वारा हम लोग ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक कार्यकर्ता हुए और उसी समय से पार्टी लेवल से हम लोग भी जुड़ गए। तब से अपनी मनसा यही लग गया और राजनीति में हम चलते गए। तो कहीं ना कहीं पिछले पूर्व में हम चुनाव भी लड़ चुके हैं
जब चुनाव लड़े थे उस समय भारतीय जनता पार्टी के कोई सरकार नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं था। उस समय यहाँ चुनाव लड़े थे तो पहले, इसके पहले जो भी कोई चुनाव लड़ता था 200-400 वोट पाने में सब कर्म हो जाता। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो इस क्षेत्र की जनता ने मुझे बढ़ चढ़ के भाग लिया। मात्र 31 वोट से हम चुनाव हारे थे। और उसके बाद दोबारा हमको जब अवसर मिला, पार्टी में हम काम करते चले गए। फिर कहीं न कहीं उस विषय पे जब दोबारा हमको अवसर मिला तो इस बनारस का रिकॉर्ड तोड़ के बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी में मैं सबसे प्रथम लीड करके मैं जीत कर पार्टी के नेतृत्व में आया और क्षेत्र का विकास भी करने के लिए मैं से लेकर आज भी मैं अपने क्षेत्र में काम करता हूँ। कहीं न कहीं देखा जाए तो हम पिछले आपको पूर्व में बता चुके हैं कि ये नगर निगम सन 62 से था। ऐसा कोई बस्ती जिसमें से हमारे यहाँ 14 मुख्य पुरानी बस्तियां आती है, बाकी तो अब तो कॉलोनी भी विकसित हो चुकी है। कहीं न कहीं अगर आप देखा जाए लाज के हिसाब से, रिकॉर्ड के हिसाब से, तो अब तक पूरे बनारस में 90 वार्ड में सबसे प्रथम और सबसे ज्यादा काम विकास कार्य करने वाला व्यक्ति होऊंगा। तो मेरी मैडम जो यहाँ की पार्षद है मीरा देवी, मैं उनके जनप्रतिनिधि होने के कारण मैं अपने दिलों से और उनके मेहनत से, उनके कर्मों से, उनके जन सहयोगों से, बाकी जो भी हमारे आगे सीनियर पदाधिकारी गण है, जो भी हमारे पार्टी की सीनियर व्यक्ति है, उनको उनके द्वारा मैं कहीं न कहीं लगकर हमेशा विकास कार्य करता रहता हूँ और ऐसे करता जाऊंगा। यही भरोसा रहता है कि अगर जब मैं कार्य करता हूँ तो मुझे पब्लिक भी आशीर्वाद देती है, हमारे क्षेत्र के सामान्य जनता भी देती है, हमारे गार्जियन भी देते हैं, हमारे छोटे बड़े भाइयों भी आशीर्वाद प्यार देते हैं। इसलिए मेरा हमेशा दिल लगा रहता है कि कहीं न कहीं मैं हमेशा इस विषय पर कार्य करूंगा। आगे जो होगा वो आपके बीच में होगा। बाकी इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नमन। जब आप पहली बार पार्षद का इलेक्शन लड़े उस टाइम पे कितने प्रत्याशी मैदान में खड़े थे? उस समय प्रत्याशी यहाँ पे सब लगभग 8 कैंडिडेट थे जी। तो 4 तो पार्टी लेवल से, बाकी ऐसे कुछ जान नहीं रहे राजनीति में, कुछ लोग निर्दल भी आते हैं जी। तो पर उस समय जब चुनाव प्रथम टाइम जब लड़े थे तो हम आपको बताएं कि मात्र 21 वोट से चुनाव हारे थे जी। और उसी समय चुनाव जब हारे, मैं पब्लिक के बीच में मैं अपने कार्य को करता गया और लोगों से मिलता गया, मैं क्षेत्र का विकास करता गया। उसी में हमें पब्लिक फिर दोबारा हमारी जब यहाँ पे सम्मान सीट हुआ तो मुझे कहीं न कहीं पार्टी की तरफ से, कहीं न कहीं पूरे क्षेत्र के पब्लिक के माध्यम मुझे जो है प्यार और आशीर्वाद मिला। उसी के आधार पे हम अपने पत्नी दूसरी बार जब आप इलेक्शन लड़े तो सेकेंड फाइटर कितने वोट से हारा? सेकेंड फाइटर लगभग 3700 वोट से वो हारे थे। 37 या 3700? 3700 वोट से। 3700 वोट से हारे थे। अच्छा, आपके नगर निगम में जो है क्या क्या कार्य होता है? मेरे नगर निगम में देखिए, नगर निगम से जो भी हम लोग को शासन आदेश से नेतृत्व है, पहले नंबर तो जो भी यहाँ पे लाइट वगैरह बंद रहता है, लाइट की समस्या पे हम लोग का मेन एक दायित्व होता है। फिर यहाँ पे जल निकासी होता है, सीवर होता है, गलियों का रोड रास्ता होता है, यही सब पटल पे हम लोग ज्यादा कार्य करते हैं। आपके एरिया में, आपके वार्ड में सीवर का क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति है? अब तो श्रीमान जी मैं कुछ कहते हुए जरा क्षमा चाहूंगा, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ और प्रयास करके ही उस बात को मैं आपको रख देता हूँ। अब तक सारनाथ वार्ड नंबर 33 के अंतर्गत सन 62 से लेकर अब तक कोई सीवीएस पाइपलाइन की यहाँ कार्य भी नहीं हुआ था। कहीं न कहीं मेहनत करने के बाद जो कुछ भी होगा, नगर निगम द्वारा जल निकासी के नाम पे हम लोग अपना जो है पाइपलाइन डालकर अपना जो है जल बहाव कर लेते हैं। पर सारनाथ में भी सीवेज पाइपलाइन का कोई भी कार्य किसी भी बस्ती में नहीं हुआ। पर उसको प्रस्ताव देकर मानिए 2017 में हम प्रस्ताव भी दिए थे, गंगा इकाई द्वारा यहाँ पे पूरा सर्वे करके उसकी डीपीआर भी बनी हुई है। शायद डीपीआर काफी जो है एस्टिमेट का बना होगा। तो शासन की चीज है, वो शासन में जाती है और शासन से स्वीकृत होता, तो निश्चित हमें विश्वास है कि वो भी कार्य मेरे यहाँ होगा, क्योंकि उस फाइल के आधार पे लग रहा है कि कार्य होगा। और उनको मैं अपने वार्ड में एक जमीन भी मैं उनको अलॉट करा रखा हूँ, मोहल्ला परशुरामपुर में, अराजी नंबर 4 जो है अराजी नंबर 204 परशुरामपुर में। तो मेरे ख्याल से कहीं न कहीं आश्वासन पे लगता है तो वो भी मेरा काम पूर्ण हो जाएगा और जमीन हमने उपलब्ध बीते 5 वर्षों में भारत सरकार का कहना है कि हर गांव, हर शहर, हर नगर जो है स्वच्छ हो और सुंदर हो। तो अभी सीवर को लेकर के क्या क्या समस्याएं बनी हुई है? बीते 5 वर्षों में वो समस्याएं खत्म हुई या नहीं हुई? जैसे पूर्व में यहाँ पे जो कांटा बजा हुआ था, जैसे पुरातत्व विभाग संबंधित यहाँ पे विभाग है, तो विभागीय स्तर और विभाग को अकलक लगाते हुए यहाँ पे बोल रहे थे कि भाई खुदाई नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग सीवेज पाइपलाइन वगैरह नहीं डाल पा रहे हैं। पर पिछले जब से इस शासन में हम लोग का
एक अधिकार मिला हुआ, इस शासन द्वारा हम अपने अधिकारों द्वारा पुरातत्व विभाग से एनओसी भी प्रदान करा दिए है और इस क्षेत्र में जो पाइपलाइन डालनी है वो भी हमने उपलब्ध करा दी, जिसमें से सारनाथ आप देखेंगे तो यहाँ पे पूर्व में कुछ यहाँ प्रवासी कार्यक्रम को लेकर कुछ बाहर से भी विदेश से भी लोग आए थे, कई स्थलों से आए थे लोग कि यहाँ पे एक अच्छे तरीके से स्वस्थ हो, अच्छा हो काफी। तो उन सब चीज़ों पे जब हम लोग का बैठक हुआ माननीय सर्किट हाउस में, जैसे आपके कमिश्नर साहब हो गए, जिलाधिकारी हो गए, हमारे महापौर साहब हो गए, हमारे एमएलए हो गए, इस तरीके से और बाकी हम 90 पार्षद हो गए। तो ये ऐसी चर्चा जब आई तो कहीं न कहीं पर्यटन द्वारा या कहीं न कहीं जो बाहर की जो संस्था हमको मिली थी जो आशीर्वाद देने के लिए, उनके द्वारा हम लोग ने जब ये 62 से नगर निगम है, पर चक्कर है कि यहाँ पे कोई शिव नहीं, जितनी भी यहाँ पे बुद्धिस्ट मंदिर बने वो अपने मंदिर में ही मल भी करते हैं और बाथरूम भी करते हैं, पर उनकी चीज वो कहीं न कहीं बाहर नहीं निकल पाती है। इन विषय पे जब हमने चर्चा किया तो उस पर पॉइंट पर रखकर उस कार्य को लिया गया। हमारे क्षेत्र के जो हमारे एमएलए हैं, मान लीजिए आज के डेट में राज्य मंत्री स्थान शुल्क न्यायालय श्री रविंद्र कुमार जायसवाल जी, मैं देवतुल उनको कहता हूँ, वो एक अच्छे ऐसे एमएलए है कि हम लोग ने विगत पिछले 10 वर्षों में जो हमने 25 सालों कुछ नहीं देखा था, उनके द्वारा यहाँ के महापौर माननीय मृदुला जायसवाल जी द्वारा, नगर निगम के जन सहयोग द्वारा हम लोग ने काफी पिछले पूर्व में कि देखते हुए हम लोग इतना गंभीरता स्थिति आती, पर आज के डेट में मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ पूरे क्षेत्र में आप कहीं न कहीं आप अपने तरीके से आप सर्वे करा लीजिए, जरूर आपको अभिवादन आपको मिलेगा। क्योंकि हमको लग रहा है कि पिछले जो भी यहाँ पे मेंबर्स हुए होंगे, हम इतना उनको चैलेंज नहीं करता हूँ, उनका अगर कहीं न कहीं विकास कार्य होगा तो आप खुद जानकारी कर लीजिएगा। पर मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं जब पूर्व में भी बोला था कि जो मैं अपने कार्यदायी से जो भी मैं इतना विकास किया हूँ पूरे क्षेत्र में, आज मेरी 14 बस्तियों में शायद 1-2 दिन छूटा होगा, भाई गुलाब का फूल झड़ता है पर आप एकत्रित नहीं कर सकते, पर मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ ऐसा कोई बस्ती नहीं कि जहाँ पे हम अच्छे तरीके से 1-1 करोड़ का काम न। सर ये आपका एरिया जो है ये भगवान गौतम बुद्ध का स्थल माना जाता है, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्टर लोग आते हैं, तो ये यहाँ पे शौचालय वगैरह को लेकर के क्या व्यवस्था है? जैसे टूरिस्टर आए और उनको इस तरह की जरूरत पड़ी तो वो मतलब कहाँ जाते हैं, वो कैसे उसका निवारण होता है? देखिए सारनाथ क्षेत्र तो काफी लंबा है, सारनाथ क्षेत्र में जो पर्यटन स्थल है केवल वहाँ पे पर्यटन के लिए कहीं न कहीं पहले हमारे यहाँ नगर निगम द्वारा एक जायका एक संस्था बनी हुई थी, उनके द्वारा सारनाथ चौराहा पे शौचालय बनाया गया है और सारनाथ म्यूजियम भी बनाया गया। पर भाई क्योंकि वो हमारे अतिथि हैं तो उनके लिए व्यवस्था विभाग द्वारा या जैसे भी वो चीज को हम लोग ने उपस्थित करा रखा है सारनाथ। बाकी इस क्षेत्र के अगर जो भी यहाँ टूरिस्टर आते हैं, हाँ, जबकि यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध का स्थल है, यहाँ पे तो सरकार की भी फोकस होगा यहाँ पे कि बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, शरणार्थी जो आते हैं, तो उनके लिए क्या क्या व्यवस्था है, कुछ स्पेशल हुआ? स्पेशल व्यवस्था में मैं आपको श्रीमान जी बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी है पुरातत्व विभाग की जो संपत्ति है वो अपने तरीके से वो अपना मेंटेनेंस करती है। जो बुद्धिस्ट एक सर्किल सेंटर द्वारा यहाँ पे एक संस्था चलती है हमारी महाबोधि बौद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया, वो उनके द्वारा वहाँ मेंटेनेंस है। बाकी सरकार की तरफ से यहाँ पे हमारे ख्याल से अब तक ऐसा कोई टूरिस्ट को मार्फत यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आगे चलकर जो है कहीं न कहीं हमको देखने के लिए मिलता है कि बड़े रूप में उनको कहाँ रुकता होगा? यहाँ की जो प्राइवेट जो वाराणसी में 100% तो लोग वाराणसी नहीं रुकते हैं, जो प्रश्न जो उनका आपका जो है होटल्स लॉज बनाया गया। बाकी यहाँ पे कुछ हमारे एशिया के जो लोग आते हैं तो यहाँ पे लोकल भी कुछ लोग अपना गेस्ट हाउस वगैरह या होटल के नाम पे अपना खुल रखे वो वहाँ पे रुकते हैं। पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यहाँ पे ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि जो यहाँ के टूरिस्ट आए और उसका लाभ भी कहीं न कहीं अगर आपसे मेरी जो कहना चाहूँगा, अगर आगे कहीं आपकी विचार होती है सीनियर हमारे गार्जियन या हमारे पदाधिकारी कर तो जरूर आप ये संदेश भी आगे दीजिएगा, मेरा आपसे एक निवेदन है। क्योंकि यहाँ पे पूर्व में एक बिरला धर्मशाला बनाया गया था जो बिरला जी द्वारा, आज के डेट में वहाँ पे यात्री आते हैं पर वो महाबोधि बौद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा उसको कब्जा कर रखा है। तो जरा उन विषय पे भी आप आगे चलकर कहीं न कहीं आप विषय पे आप खुलासा करिएगा, देखिएगा उसका क्या है, तो उस पर विचार करके बिरला जी के नाम पे धर्मशाला पर महाबोधि बौद्ध सोसाइटी ने कब्जा कर रखी है या उसको किस पर्पज से चलाती है,
जरा इस पे भी एक बार विचार होगा तो अच्छी होगी। आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, मैं उसको भी प्रदान करना चाहता हूँ कि जरा सा मुझे भी उसका सहायता मिले, आप सबका जन सहयोग हो। तो हिंदू धर्म के नाम पे एक बड़ा धर्मशाला है, जरा उसका क्या इतिहास है, जरा उसको देखते हुए उसको पालित करा लिया जाए, ये मेरा आपसे निवेदन है। सर 5 साल बीते हुए कार्यकाल में और अब के कार्यकाल जो स्टार्ट होने वाला, अभी चुनाव जो होने जा रहा है सभासद का, उसमें आपके तरफ से जनता में ऐसा क्या रुझान दिखा, पहले की अपेक्षा बेहतर है या बैड है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, हमने तो आपको पहले ही बोल दिया कि एक गुलाब का फूल होता है, तो गुलाब के फूल में अगर फूल को आप जैसे ही तोड़ने जाएंगे कुछ ना कुछ पत्ती झड़ती है, पर मुझे विश्वास है जो मैं अपने क्षेत्र में अपना कार्य किया हूँ, कहीं ना कहीं भाई राजनीति में आने के बाद 10 बुरा भी बोलते हैं, 10 अच्छा भी बोलते हैं, पर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर मुझे 5 जो है खराब बोलते हैं तो मैं अपने दावे के साथ कहना चाहूँगा कि मुझे 25 जैसे हो करते हैं, और मैं इसीलिए दावे के साथ कहता हूँ फिर हम आपके साथ हैं और आपके विचारों में हूँ और क्षेत्र के विकास कार्यों में। शिक्षा स्तर को लेकर के आपके नगर निगम में क्या व्यवस्था है? शिक्षा स्तर को लेकर नगर निगम में मेरे हिसाब से नगर निगम द्वारा काफी दयनीय स्थिति है। जैसे कि यहाँ पे प्राइवेट संस्था का जो भी अपने रजिस्ट्रेशन के आधार पर जो भी संस्थाएं चलाती है वो अपना व्यक्तिगत चलाती है। सरकार की तरफ से जो भी यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय होंगे, मेरे हिसाब से अब तक इसका कोई निर्धारित नहीं है कि उन विषय पे कैसे चलाया जाए, वहाँ दयनीय स्थिति है पूरे यहाँ पे शाहनाथ में जो भी प्राथमिक शिक्षा विद्यालय। अच्छा, प्राथमिक विद्यालय पे जो है भारत सरकार द्वारा मिड डे मील जो चलाया जाता है, 7 दिन में 7 तरह के भोजन बच्चों को देने का प्रावधान होता है। लिस्ट के अनुसार प्रधानाध्यापक या जो भी नगर के अध्यक्ष हैं वो लोग उसको सही ढंग से फॉलो नहीं कर पाते हैं। बच्चों को सुनने में आता है कि वो काफ़ी ऐसा खाना मिलता है जिसको खाने योग्य नहीं होता है, बच्चे फिर भी उसको खाते हैं। तो ऐसी समस्या है क्या आपके? समस्या तो ऐसा देखने के लिए मिला था, पर मेरे क्षेत्र में जो मैंने नगर निगम में जो भी विद्यालय आई है, पहले पूर्व में तो ये राज्य पंचायत से जो एक एनजीओ द्वारा वहाँ पे लोग चलाते थे, पर जब हमने उसको चेक किया तो अभी अब नगर निगम में तो वो शामिल नहीं था। तो उसके बाद बस 1-2 विद्यालय थे जो प्राथमिक विद्यालय, जैसे एक बसरामपुर में है, वो एक आपका जो है नगर निगम क्षेत्र के दायरे में वो मेरे पूर्व में आता था, और पर उसका जो भोजन और जो बच्चों को जो मिड डे मील मिलती है वो क्या है कि एक एनजीओ जो यहाँ के जो शिक्षा विभाग द्वारा जो यहाँ के बेस से हैं, मैं उनसे भी 1-2 बार भी ऐसा कहा कि जो ये चीज़ है ये आपका जो है राज्य पंचायत से आप चलाते हैं नगर निगम में, तो बोले भाई साहब वो जो है एनजीओ द्वारा है, इस पे थोड़ा सा इस तरीके से चलता है। तो देखिए, एक चीज होता है थोड़ा सा ये बच्चों की बातें और शिक्षा की बातें, तो थोड़ा सा होता है कि ग्राम पंचायत में क्या होता है, थोड़ा सा अकलम भी लगता है कि भोजन के लिए मानी ग्राम प्रधान आते हैं, पार्षद आते हैं, तो देखिए हम लोग क्या है कि हम लोग जनसेवक हैं, तो हम लोग का ऐसा कोई हरकत नहीं। जब हम लोग चेक किए तो उसमें इतनी मतलब टाल मटोल है कि उसके बारे में जब चर्चा की तो कई लोग अधिकारी उसमें जो है कहीं ना कहीं बंधक में आ रहे थे। फिर उसके बाद हमने चैलेंज किया, उसी समय फिर ये हुआ कि ये राज्य पंचायत के द्वारा चलाई जाती है, नगर निगम में आ गया है, अब इसको जरा अपने हिसाब से देखेंगे। तो देखिए, इस बार जो नगर निगम में पूर्ण रूप से ये विद्यालय आ चुकी है। निश्चित रूप से जो यहाँ की स्थितियाँ जो दयनीय थी, हम कहीं न कहीं विभाग के लोगों से मिलकर इसको शुद्ध करा कर यहाँ के बच्चों को अच्छा भोजन मिले, अच्छा कपड़ा मिले, अच्छा जूता मिले, जो उनका मानक है उस हिसाब से उनको उपस्थित। आपके वार्ड में नंबर 33 है, तो गांव के कुछ आंशिक स्थान था जिनमें से एक सिंहपुर बोला जाता है, लगाया एक खजुई आता है, उससे एक मुदलपुर बोला जाता है, वो लगाया था, अब पुनः पूर्ण हो चुका है। एक राज्य पंचायत से मेरे यहाँ फरीदपुर एक ग्राम सभा पड़ता, वो मेरे में पूर्ण आ गया है, और जो सिंहपुर जो आंशिक था उसको भी पूर्ण कर दिया गया। और ये आपका जो है मुगदलपुर खजुई के नाम से था, कुछ लोग आंशिक के हिसाब से रहते थे, वो भी पूर्ण हो चुका। बाकी हमारा एरिया थोड़ा सा जो कुछ क्षेत्र जो है काट कर और नए क्षेत्र को हमें जो जोड़ दिया गया है, मेरे हिसाब से हम कार्यकर्ता है, अच्छा काम करेंगे, जनता क्षेत्र का मुझे प्यार देगा, आशीर्वाद देगा, मैं भरोसा करता हूँ। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि 5 साल तो आप पार्षद रह चुके हैं, इस बार भी आप दावेदारी कर रहे हैं, अगर इस बार भी यहाँ की जनता आपको जिता देती है तो आपने कुछ अलग करने की सोची है नहीं? जी हाँ, निश्चित रूप से सोचे। पहले नंबर तो यहाँ ये सोचे कि प्रशासन और शासन की तरफ से यहाँ की जो भी विगत जो क्षेत्र है, इनके लिए कोई सरकारी व्यवस्था, कोई स्पोर्ट जैसा कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसा जमीन उपलब्ध दिखता है, हम यही प्रशासन से कहेंगे कि जरा इस क्षेत्र में जो है खेल कूद के नाम पे जो प्रधानमंत्री जी का जो
इस विषय पे जो काफ़ी रुचि लिया जाता है, उस तरीके से सारनाथ में एक स्पोर्ट के नाम से कोई अच्छा ग्राउंड मिल जाए, तो इस क्षेत्र के लोगों को कम से कम उस मैदान में जाने का और जो भी इच्छा हो उनका दौड़ना धूपना जो भी करना हो, कम से कम उस फील्ड से उस बच्चों को सहयोग मिले। जल की स्थिति वही थी जैसे आपको जो हमने बताया था कि पूर्व में जो नगर निगम के क्षेत्र दायरे में जो जल पाइपलाइन डाली हुई थी उसी का उसाया था, और नए तरीके से यहाँ पे जो है नगर निगम के संबंधित द्वारा गंगा इकाई द्वारा मतलब मिला जुला कर यहाँ पे एक सारनाथ में एक प्लांटर एक जो है वाटर प्लांट बैठाई गई है। इससे ये है कि सारनाथ के जो अभी तक कम से कम जो है जो मूल बस्ती है उनके दरवाजे तक न जाकर मेन लाइन पड़ चुकी है। कहीं ना कहीं हम निवेदन करेंगे कि कम से कम उनके दरवाजे तक पहुंचे पेयजल की, यही एक बाधित है। विभागीय स्तर से हम लोग लेटर लिखते हैं, कहीं ना कहीं बाधित होती तो काम होती है। बाकी हम लोग का नगर निगम में कोई ऐसा जगह नहीं है जो हम कागज पकड़ के जबरदस्ती काम कराए कि और मेरे पास फंड दो। हम लोगों का कोई फंड नहीं होता, हम लोग प्रस्ताव लिखते रहते हैं। कहीं ना कहीं वो शासन में जाते हैं, बाधित होता है तो क्षेत्र में विकास करते हैं, पर दौड़ और धूप कर जरूर प्रयास करते हैं कि वो गरीब तबके के लोगों को लाभार्थी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। सामने जो है कल दिवाली है और अगले फिर कुछ दिनों के बाद जो है 10 दिनों के बाद छठ पर्व आ रहा है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल के माध्यम से आप अपने नगर वासियों को कोई एक संदेश दीजिए। सबसे प्रथम इस क्षेत्र का जो एक नागरिक एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के कारण मैं निश्चित रूप से अपने वार्ड के नगरवासियों एवं काशीवासियों देशवासियों को मैं निश्चित रूप से एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखिए ये हिंदू धर्म का दो त्योहार बहुत बड़े रूप में गिना जाता है। जैसे हमारा सबसे बड़ा त्योहार एक होली और एक दिवाली, एक रक्षाबंधन। तो ये जो है दिवाली जो है हम लोग का एक बहुत बढ़ चढ़ के जो बनारस में नहीं पूरे देश और हर हिंदू में एक अच्छी चीजें आती है कि नहीं आज दिवाली के नाम पे हम भाईचारा में गले से मिलकर हम अच्छे तरीके से मिठा खाकर हम अपने स्वतंत्र अनुभव करते हैं और खुश होते हैं, परिवार से गले मिलते हैं। ये बड़ा त्योहार है, इसलिए हम लोग इस क्षेत्र की जनता को काफी जो हम लोग जानते हैं और हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं कि ये सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इसलिए मैं इस क्षेत्र के सभी नगरवासियों को और काशीवासियों को देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ कि कम से कम ऐसे पर्व पे हम निश्चित रूप से अपने कदम बढ़ाकर गले मिलकर अपनी खुशियां बांटते रहे और आगे बांटने का भी प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको इससे ज्यादा कहने का मेरा कोई ताकत नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। इसलिए मैं सभी नगरवासियों और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा वाराणसी के नगर निगम वार्ड संख्या 33 में मीरा देवी के प्रतिनिधि सुरेंद्र राजभर जी से मिलकर के बहुत अच्छी बातें जो है इन्होंने कहा दीपावली के अवसर पे कि सब लोग भाईचारा से दिवाली मनाएं और खुशियां बांटें, मिठाइयां बांटें और घर परिवार में जो है रहें, सुकून और शांति के साथ जो है इस पर्व को मनाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्व है हिंदू धर्म में। तो चलते हैं अगले वार्ड की तरफ और जानते हैं वहाँ की समस्याओं के बारे में। तब तक